हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल दिस वर्स इज डेट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स से रिलेटेड। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कर के बारे में। जो कर वसूला जाता है, हिंदी में बोलते हैं टैक्सेशन प्रोसेस को, कि कर वसूलना, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है टैक्सेशन के बारे में। टैक्सेशन होता क्या है, जो प्रोसेस ये बनाया गया है ये होता क्या है बेसिकली, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है टैक्सेशन इज द मीन्स बाय विच अ गवर्नमेंट और अ टैक्सिंग अथॉरिटी इम्पोजेज अ टैक्स ऑन इट्स सिटीजन एंड बिजनेस एंटिटीज। टैक्सेशन एक प्रोसेस है जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के द्वारा जो अथॉरिटी बनाई गई है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पेशली टैक्स के लिए बनाया गया है, वो ये ध्यान रखता है कि जो सिटीजन्स हैं, जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं, वो टाइम टू टाइम अपना टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द टैक्सेस इंडिया। के जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है उनका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रहता है इस प्रोसेस के अंदर। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टैक्स की जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में। तो टैक्स की दो कैटेगरीज हैं, पहली है डायरेक्ट टैक्स, दूसरी इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इट इज डिफाइंड एज द टैक्स इम्पोज डायरेक्टली ऑन अ टैक्स पेयर एंड रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। जी हाँ, जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये डायरेक्टली जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उससे ले लिया जाता है, और ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट को ये लेना ही पड़ता है, टैक्स चार्ज इंडिविजुअल से करना ही पड़ता है। और जो एवरी इंडियन है, जो भी इंडियन है जो रह रहा है इंडिया के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति को टैक्स देना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फॉर एग्जांपल टैक्स का जो एग्जांपल हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्स का, वो है इनकम टैक्स। एंड नेक्स्ट वन इज कैपिटल गेन टैक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डायरेक्ट टैक्स के बारे में। इट इज़ डिफाइंड एज द टैक्स लेविड नॉट ऑन द इनकम। इनडायरेक्ट टैक्स की भी हम बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इनकम के ऊपर नहीं लगता, प्रॉफिट और रिवेन्यू, ना ही प्रॉफिट के ऊपर लगता ना ही रिवेन्यू के ऊपर, बट गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय द टैक्स पेयर। कि हाँ, जो टैक्स ना इनकम पे लगे, रिवेन्यू पे भी नहीं, प्रॉफिट पे भी नहीं, जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगी ना वो सिर्फ उसके ऊपर लगेगा। सो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई गाड़ी इंपोर्ट करवा रहे हैं बाहर से, कोई लग्जरी गाड़ी है, जैसे कोई वैल्यू उसकी लगा लीजिए 80 लाख 90 लाख कुछ भी। सो जो 90 लाख जो उसकी रकम है, जो उसकी वैल्यू है, उसके अलावा जो उसके ऊपर जो अदर टैक्सेस लगेंगे वो जुड़ के वो कहलाएंगे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ही लगते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एप्लीकेशन ऑन डाइवर्जन ऑफ इनकम। अभी डाइवर्जन ऑफ इनकम होता क्या है? डाइवर्जन ऑफ इनकम थोड़ा क्लियर भी हो रहा है जो पॉइंट है, मतलब डाइवर्जन ऑफ इनकम के इनकम डाइवर्ट ही होगी। डाइवर्जन ऑफ इनकम इज द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम बिफोर द एससी टैक्स पेयर अर्न इट। जी हाँ, जो अर्न करता है इनकम, जो टैक्स पेयर है, उसके पास आने से पहले ही जो इनकम डाइवर्ट हो जाए वो कहलाता है डाइवर्जन ऑफ इनकम। Such amount are excluded from the total income of the SC during income tax computation as the income gets diverted to someone else before being earned by the SC। जी हाँ, जो टैक्स पेयर है उसके पास वो जो इनकम अर्न कर रहा है, अर्न होने से पहले, मतलब उसके पास आने से पहले ही वो डाइवर्ट हो जाए, मतलब वो जो टैक्स पेयर है, जो इंडिविजुअल पर्सन है, वो अपने ऊपर उन पैसों को नहीं लगाएगा। वो जो सैलरी है, जो उसकी सैलरी में से कुछ हिस्सा किसी और को डाइवर्ट हो जाएगा, वो कहलाता है डाइवर्जन ऑन इनकम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सच अमाउंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर ड्यूरिंग इनकम टैक्स कॉम्प्यूटेशन। जी हाँ, जो अमाउंट होता है वो एक्सक्लूडेड कर दिया जाता है जो टैक्स पेयर है उसकी जो अमाउंट है उसमें। एंड नेक्स्ट वन इज़ जो इनकम जो डाइवर्ट की गई है वो कैलकुलेट नहीं होती है। जी हाँ, जो इनकम जो डाइवर्ट कर दी गई है, जो हिस्सा एक इनकम का डाइवर्ट हुआ है, वो जो एससी की टोटल इनकम है उसमें वो कैलकुलेट नहीं होगी, वो अलग से कैलकुलेट की जाएगी।
फॉर एग्जांपल मैं डाइवर्जन ऑफ इनकम का आपको एग्जांपल देता हूँ। ए बी सी एंड डी 4 लोग हैं फैमिली के अंदर। ए जो फादर हैं, बी एंड सी बच्चे हैं और डी है वो उनकी मदर है। जैसे किसी रीज़न से ए की डेथ हो जाती है तो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बी एंड सी के ऊपर है, घर परिवार चलाने के लिए, बिजनेस देखने के लिए। सो बी एंड सी जो रन करेंगे ना, जो बिजनेस वो रन करेंगे, जो इनकम उससे जनरेट होगी, उस इनकम का 20% जो उनकी मदर है वो उनको उन्हें देना पड़ेगा। सो वो कहलाएगा डाइवर्जन ऑफ इनकम। जो 20% वो अलग से निकाल के उन्हें दे रहे हैं ना, वो उनकी टोटल इनकम में काउंट नहीं होगा। सिर्फ जो 80% हिस्सा है वही उनकी इनकम का पार्ट है। जो 20% है वो तो उनकी मदर को चला गया, लेकिन वो कैलकुलेट नहीं होगा इनकम के अंदर। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एग्रीकल्चर ऑफ इनकम। जी हाँ, एग्रीकल्चर ऑफ इनकम होता क्या है? एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम वही होता है जो खेती बाड़ी के ज़रिए आपको जो इनकम जनरेट हुई है वो कहलाता है एग्रीकल्चर ऑफ इनकम। इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम रेफर्स टू इनकम अर्न और रिवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम सोर्सेज दैट इंक्लूड फार्मिंग लैंड। जी हाँ, इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उसका मतलब सिंपल सा वे यही है कि जो एग्रीकल्चर करके जो इनकम जनरेट होती है वो कहलाती है एग्रीकल्चर इनकम। और जो सेक्शन इसके लिए बनाया गया है वो बनाया गया है सेक्शन 2(1)(a) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जी हाँ, फॉर एग्जांपल के एक किसान है, वो खेती करता है। अभी जो सीज़न से रिलेटेड हम बात करें तो जो वीट का अभी सीज़न है, उसने गेहूं बोया। गेहूं जब पूरी तरह से पक जाएगा तो पक के जब हो जाएगा मार्केट के अंदर, और जब वो गेहूं बिक जाएगा उसके बाद जो उसको इनकम जनरेट होगी ना वो कहलाएगी एग्रीकल्चर इनकम। जो उसको सिर्फ फील्ड से जनरेट हुई है, जो लैंड थी उसकी पर्सनल जो लैंड थी खुद की, उसमें जो उसने उगाया है उसकी उसे रकम मिली है। जो भी मतलब उसने लगाया था वो उसको वापस मिला इनकम के थ्रू। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। जी हाँ, अभी बात करते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम के बारे में हमें समझा। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं एग्रीकल्चर इनकम के? इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स। जी हाँ, रेंट रिसीव्ड फॉर एग्रीकल्चर लैंड। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम ग्रोविंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, प्रॉफिट received from a partner from a firm engaged in agriculture produce और activities। जी हाँ, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये है एग्रीकल्चर इनकम के एग्जाम्पल्स। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉन एग्रीकल्चर। जी हाँ, हमने एग्रीकल्चर तो देख लिया, अभी नॉन एग्रीकल्चर क्या होता है? नॉन एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि खेती बाड़ी से हटकर जो इनकम आए वो होती है नॉन एग्रीकल्चर के, जिसमें आप एग्रीकल्चर की कोई भी एक्टिविटीज़ आप नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा जो इनकम है वो कहलाती है नॉन एग्रीकल्चर इनकम। के एग्रीकल्चर से आपको कोई इनकम नहीं आ रही है, ठीक है। सो पहला जो पॉइंट है, जो एग्जांपल्स हैं इसमें, एग्जांपल ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। जी हाँ, जो पहला है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बी हाइविंग। जी हाँ, जो मधुमक्खी पालन जो होता है उससे जो इनकम जनरेट होती है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। सो वो एक पॉइंट है। नेक्स्ट वन इज इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द पोल्ट्री फार्मिंग। जी हाँ, जो मुर्गी पालन होता है, जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है वो भी एक नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज। जी हाँ, आप पेड़ पौधे वगैरह बेचते हो, जैसे कि जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको बेचकर जो इनकम जनरेट होती है वो कहलाती है नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट जो पॉइंट है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द डिवाइडेड डेट एंड ऑर्गेनाइजेशन पेस फ्रॉम द एग्रीकल्चर इनकम। जी हाँ, जो इनकम जो डिराइव्ड हो, जो डिवाइडेड हो, जो ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ब्रोकर्स कमीशन अर्न बाय सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जी हाँ, जो ब्रोकर्स जो कमीशन अर्न कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के जो भी वेज हैं, जैसे सीड्स हो गया, तो वे भी बेसिकली कहलाते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम। परचेज ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप्स। जी हाँ, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोसीड जनरेटेड थ्रू चीज़ एंड बटर मेकिंग। जी हाँ, जो चीज़ और जो
मक्खन, दही और मक्खन को बेचकर जो पैसे आते हैं वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम द माइंस, जी हाँ, जो माइन से आपको पैसा आया, माइनिंग से जो पैसा है वो भी नॉन एग्रीकल्चर है। इनकम फ्रॉम द टीवी शूट इन द फार्म्स, जी हाँ, आपके खेतों में कोई शूटिंग वगैरह हो रही है, जो उसका शूटिंग का जो रेंट है वो आपको मिल रहा है, तो वो भी एक नॉन एग्रीकल्चर इनकम का ही पार्ट है। सो ये थे नॉन एग्रीकल्चर के कुछ एग्जांपल्स। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है रेजिडेंशियल स्टेटस इन टैक्स लॉ। जी हाँ, रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है? ए पर्सन हु हैज़ नेवर गॉन आउट ऑफ इंडिया इज ऑलवेज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया। जी हाँ, एक इंसान है, एक पर्सन है, वो इंडिया से बाहर न जाकर इंडिया के अंदर ही रहे, ये कहलाता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। पहला जो इसमें पॉइंट है वो है डिटरमिनाइंग वेदर ही और शी इज रेजिडेंट इन इंडिया, कि जी हाँ वो इंडिया का ही रेजिडेंस होना चाहिए, इंडिया में ही रहता हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ए पर्सन इज सेड टू बी रेजिडेंस इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जी हाँ, इसमें जो ये पॉइंट है ये दिया गया है, इसमें यही बताया गया है कि ये जो नीचे जो कंडीशन दी गई हैं, अगर ये कंडीशन एक पर्सन के ऊपर लगती हैं तो इनके मुताबिक ही बताया जाएगा कि वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंस है या नहीं, वो इंडिया का एक लीगल रेजिडेंस है या नहीं है। सो पहला जो पॉइंट है, ही इज़ इन इंडिया फॉर ए पीरियड 182 डेज और मोर देन इन द ईयर। जी हाँ, जो पहला जो पॉइंट है वो है, जो पहली कंडीशन लगाई गई है वो है कि जो पर्सन है उसको 182 दिन या उससे ज़्यादा साल के अंदर 182 दिन कम से कम या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कि वो इंडिया के अंदर रहता हो, तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ही इज़ इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज। जो सेकंड जो कंडीशन है वो है जो कम से कम 60 दिन चाहिए, मतलब 60 दिन वो इंडिया में रहे एक ईयर, ड्यूरिंग द ईयर के दौरान, एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। जी हाँ, इस पॉइंट में यही बताया गया है कि ये कम से कम 60 दिन एक इंडियन को, जो कि अगर वो इंडिया का रेजिडेंट है तो कम से कम 60 दिन उसको यहाँ पर रहना पड़ेगा एक साल के अंदर अंदर। तो ये था रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हेड्स ऑफ इनकम से रिलेटेड। अब हेड्स ऑफ इनकम होता क्या है? हेड्स ऑफ इनकम हम बात करें कि जहाँ से आपकी जो इनकम है वो जनरेट होती है, तो वो कहलाती है हेड्स ऑफ इनकम। सो पहला जो पॉइंट है वो है सैलरी से रिलेटेड। जी हाँ, दिस हेड essentially includes any remuneration which is received by an individual on term of services provided by him based on a contract of employment। जी हाँ, जो मतलब सैलरी बेस्ड जो इनकम है, कि मतलब आप कहीं पे काम कर रहे हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आप काम कर रहे हो किसी कंपनी के अंदर, तो जो वो कंपनी है वो कंपनी हर महीना आपको पैसे देती है, सो वो कहलाएगी आपकी सैलरी। तो ये एक पार्ट है जो आपकी इनकम जहाँ से जनरेट हो रही है ना, जहाँ से एक कंपनी से आपकी सैलरी आ रही है, तो ये एक पार्ट है हेड्स ऑफ इनकम का। जी हाँ, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसमें, वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे आपका कोई घर है, आपके पास 2 घर हैं, एक घर को आप रेंट पे दे देते हो, जो रेंट का पैसा आ रहा है ना हर महीने, वो कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जी हाँ, जो आपका घर है, आपका मकान है, आप उसको रेंट पे चढ़ाकर उससे जो पैसा अर्न करते हैं वो कहलाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इन सिंपल टर्म्स दिस हेड इंक्लूड्स रेंटल इनकम रिसीव फ्रॉम द प्रॉपर्टी। जी हाँ, जो रेंट की इनकम जो किसी प्रॉपर्टी से आपको रिसीव होती हो फ्रॉम टैक्स कंप्यूटेशन पर्पसेस, टैक्स कंप्यूटेशन के पर्पज से, द प्रॉपर्टी इन विच यू आर स्टेइंग एंड नॉट अर्निंग एनी रेंटल इनकम कैन गिव यू ए बेनिफिट। जी हाँ, जो आपकी प्रॉपर्टी आप उसमें रह नहीं रहे हो लेकिन आप उसका रेंट चार्ज कर रहे हो और वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, तो वो कहलाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब जो मकान है, मकान को रेंट पे देकर उससे जो इनकम आ रही है वो कलेक्ट करना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कैपिटल गेंस से रिलेटेड। कैपिटल गेंस होता क्या है? कैपिटल गेंस आर द प्रॉफिट और गेंस अर्न बाय एन एससी बाय सेलिंग और ट्रांसफरिंग ए कैपिटल एसेट। जी हाँ,
कैपिटल गेन्स का मतलब यही है कि कोई जो एससी है, जो एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो ट्रांसफ़र या बेच देता है किसी एसेट्स को, या ट्रांसफ़र कर देता है किसी अनदर पर्सन को, और जो उससे जो वो इनकम आती है उसे वो कहलाती है कैपिटल गेन्स। उससे जो उसे मुनाफा होता है, जो उसका मोटा मुनाफा कहलाया जाता है बेसिकली, वो होता है कैपिटल गेन्स, विच वॉज हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, जो एक इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको मिलता है फिर बाद में, वो कहलाया जाता है कैपिटल गेन्स। कैपिटल एसेट्स कैन बी रियल इस्टेट, ये एग्जाम्पल हैं। जैसे रियल इस्टेट, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया उसने, तो उससे को वहाँ से मुनाफा हुआ तो वो कहलाएगा कैपिटल गेन्स। म्यूचुअल फंड्स में उन्हें इन्वेस्ट किया कुछ पीरियड्स के लिए, कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए, वहाँ से उसे मुनाफा हुआ। बॉन्ड्स, गोल्ड एट्सेट्रा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि जैसे जो इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड कैपिटल गेन्स के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। जी हाँ, रिवेन्यू रिसिप्ट अभी होता क्या है, तो पहला पॉइंट है इसमें यह है मनी अर्न बाय अ बिजनेस थ्रू इट्स डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। जी हाँ, जो मनी रिसीव हो रहा है एक इंडिविजुअल पर्सन को उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उससे। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है रेक्यूरिंग इन नेचर एंड डायरेक्टली अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। जी हाँ, रेक्यूरिंग मतलब बार बार जो डेली जो रिपीट होती है, और उससे क्या है जो अफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसे बिजनेस के अंदर, जो भी डेली एक्टिविटी वो कर रहा है उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस उससे बिजनेस के अंदर होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इट सिंप्लीफाई सजेस्ट दैट गुड्स और सर्विसेज हैव बीन डिलीवर्ड टू द क्लाइंट एंड इन रिटर्न इनकम हैज़ बीन रिसीव्ड। जी हाँ, इट सिंपली सजेस्ट में बताया गया कि गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई दुकान है, आप शॉपकीपर हो, आप किसी को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो, किसी को सामान दे रहे हो, किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हो, जो उसके जो पैसा आता है वो कहलाता है आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट। जी हाँ, इट इज सिंपली सजेस्ट दैट गुड्स और सर्विसेज हैव बीन डिलीवर्ड टू द क्लाइंट। जी हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज जो क्लाइंट है उसको हमने डिलीवर की, और जो क्लाइंट है उसने रिटर्न में हमको पैसे दिए। तो ये है एक पॉइंट है रिवेन्यू रिसिप्ट का। सो जो नेक्स्ट अगर हम बात करें कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, अभी बात करी थी रिवेन्यू रिसिप्ट की, तो नेक्स्ट हम बात करें कैपिटल रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट आर कैश इनफ्लो इन बिजनेस अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल कैपिटल एक्टिविटीज़ फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। जी हाँ, जो कैपिटल रिसिप्ट होती है ना, ये परमानेंट नहीं होती है, ये टेम्परेरी होती है, ठीक है। और जो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें कैश का फ्लो रहता है, ठीक है। जो फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ है ये उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहती है। एग्जांपल मैं आपको दूं तो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर वो है बोरोविंग। आप किसी से उधार लेकर किसी से पैसे उधार लेते हो, फिर उसको वापस पैसे देते हो, तो पहला पॉइंट है बोरोविंग कैपिटल रिसिप्ट का। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम बैंक। आपने किसी बैंक से लोन लिया और आपको इन रिटर्न वो लोन की वैल्यू तो देनी है, और उस पर जो ब्याज लगेगा वो भी आपको देना पड़ेगा, तो ये भी एक कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है देयर आर नॉट द रेगुलर द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जो कैपिटल रिसिप्ट की हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, ये एक रेगुलर एंड कोई मेन सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल भी नहीं है, ये एक टेम्परेरी चीज़ है। जी हाँ, ये एक टेम्परेरी सोर्स ऑफ इनकम है कि आप किसी से उधार मांग कर या बैंक से लोन लेकर काम चला रहे हो, तो ये एक टेम्परेरी चीज़ है, ये परमानेंट चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। सो जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सच रिसिप्ट आर शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जी हाँ, ये जो रिसिप्ट है वो शो की जाती है लाइबिलिटी की साइड। जो उधार आपको चुकानी है ना, ये मतलब एक कर्जे के तौर पे बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाती है। जी हाँ, सो नेक्स्ट तो गाइस ये थी हमारा आज का वीडियो। होप करते हैं जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस जो वीडियो में मैंने बताया है इसके बारे में जान सकें। और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।